जेन जी अपनी एज से ज्यादा जल्दी बड़े हो रहे हैं। जहां मिलेनियल्स अपने 20s में बहुत ज्यादा यंग दिखा करते थे, वहीं पर जेन जी के फेस पर रिंकल्स शो हो रहे हैं, या फिर पॉवर्टी भी 12 से 13 साल से घट के 9 से 8 साल में आ गई है। क्या इन सब का सबसे बड़ा पार्ट फैशन, मीडिया या फिर सोशल इन्फ्लुएंस है? और क्या इन सभी चीजों से जेन जी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, या फिर जेन जी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लास्ट जनरेशन से भी ज्यादा बेटर रहेगी? यह सब तब हुआ जब जॉर्डन हॉलैंड नाम के एक बंदे ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्टोरी शेयर की, और वह स्टोरी आगे चलकर वायरल हो गई। पते की बात तो यह है कि जॉर्डन एक डेंस बियर्ड, थिक ग्लासेस और ग्रे हेयर वाला इंसान है, और जॉर्डन के 7 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, और ये खुद भी एक जेन जी है। जॉर्डन ने यह बताया कि जब वह अपने मॉम के साथ पब्लिक में होते हैं तो कुछ लोग ये सोचा करते हैं कि वो उनके बड़े भाई हैं। जॉर्डन ने यह भी बताया कि वो जब लोगों को बोलते हैं कि वो उनकी फैमिली के साथ आउटिंग पे जाने वाले हैं तो लोग समझते हैं वो बच्चों की बात कर रहे हैं, ना कि फैमिली की, यानी कि ना कि उनके पेरेंट्स की। एक तरीके से ये बात मुझे भी उतनी ही अजीब लगी जितनी कि आपको लग रही होगी। लेकिन इन सभी चीजों के काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जेन जी बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जेन जी स्किन केयर प्रोडक्ट को यूज करने में सबसे नंबर 1 पर आती है। अब हाँ, यहाँ पर मैं एग्री करता हूँ कि मेकअप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हर किसी को बहुत सुंदर दिखना है, और यहाँ पर अगर आप सुंदर नहीं दिखते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप अट्रैक्टिव इंसान नहीं हो। सीधी सी बात है, अगर ब्यूटी नहीं है तो वो इंसान अच्छा नहीं दिख रहा है। अब ये काफी अजीब सी बात है, लेकिन जो है यही है। डॉक्टर परिनीता जी, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो कहती हैं कि जेन जी स्किन केयर को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हैं। अब सोशल मीडिया की वजह से ये सारे के सारे बच्चे इतने ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि वो हर चीज को ओवरलोड कर दिया करते हैं। अब इसका एक बड़ा श्रेय जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, जो बिना सोचे समझे किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर देते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या सच में अच्छा है, इसके बारे में जेन जी को अच्छा या बुरे के बारे में पता नहीं होता। और दिक्कत यहाँ पर यह है कि जेन जी को यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सही है या फिर गलत है वो उनको पता नहीं रहता, यानी कि वो अधूरी होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रोडक्ट सोशल मीडिया से ही उठाया करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम स्किन केयर पे नहीं होती, प्रोडक्ट में होती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि बच्चे बड़ों से सीखा करते हैं, और एक छोटी बच्ची जब अपनी माँ को एंटी एजिंग क्रीम इस्तेमाल करते हुए देखेगी तो उसको तो यही लगेगा ना कि उसको लगाने से उसका चेहरा भी ग्लो करने लगेगा। और ऐसा सेम एक 12-13 साल की बच्ची के साथ भी हुआ था। उसने अपनी मॉम की एंटी एजिंग क्रीम को इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उस बच्चे के फेस पर एलर्जीज हो गई। इससे आप यह समझ सकते हो कि यह एक सेंसिटिव स्किन के लिए कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। करंट स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए तो 45,000 से भी ज्यादा कॉस्मेटिक कंपनीज लिस्टेड हैं, और ऑन एन एवरेज किसी भी पॉपुलर कंपनी के पास 10 पॉपुलर ब्रांड तो हुआ ही करते हैं। तो थोड़ा सा सोच कर देखिए कि यह कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बड़ी है। मैंने एक चीज यहाँ पर नोटिस की है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं जो आउटर ब्यूटी को बेटर बनाते हैं, लोग उस पर बिना सोचे समझे अंधा पैसा उड़ाने के लिए रेडी हो जाते हैं। कई लोगों को देखा होगा कि वो लोग नायका और बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया करते हैं, बिना ये सोचे कि उसकी नीड क्या है या फिर उसकी वांट क्या है। अब स्किन के लिए आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन चाहिए, और अगर मेरी मानो तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या फिर आप घर से बाहर नहीं निकलते हो तो क्यों इसके लिए फालतू का पैसा वेस्ट करना आपको। हाँ, लेकिन आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो आपकी मर्जी। इस बच्ची की फोटो को देखिए जिसने पूरी मूवी में एक छोटी सी डॉटर का रोल प्ले किया है जब वह 10 साल की थी, और उसकी जस्ट 2 साल बाद की यह फोटो देखिए कि वो कितनी बोल्ड दिख रही है। यहाँ तक सोशल मीडिया में उनकी माँ को इतना ज्यादा अब्यूज किया गया कि वो इतनी बोल्ड दिख रही है कि कहीं उनकी माँ ने ऐसी ट्रीटमेंट की अपनी बेटी के साथ कि वह इतनी ज्यादा बोल्ड दिखाई दे रही है, जैसे कि वो 14 to 15 की एज में 21-22 की लग रही है। अब देखो यहाँ पर क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इसके साथ लिप फिलर सर्जरी हुई है और बेबी बोटॉक्स प्रोसीजर का भी यूज किया गया है उसके साथ। अब किसी को अगर उसका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लग रहा है या फिर फेशियल ब्यूटी अच्छी नहीं लग रही है तो वो लोग ऐसी ट्रीटमेंट करवा देते हैं अपने फेस के लिए। अगर मेरा परसेप्शन यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत बेकार आइडिया है। अब कौन ही दुनिया में पसंद करेगा ऐसी फेक ब्यूटी को। ASPS के एक स्टडी के मुताबिक जेन जी बेबी बोटॉक्स का बहुत ज्यादा यूज कर रही है, वो भी रिंकल्स को पहले से ही प्रिवेंट करने के लिए। और इसका यहाँ पर एक साइड इफेक्ट ये है कि बेबी बोटॉक्स आपको और जल्दी ज्यादा बूढ़ा दिखाता है। अब यहाँ पर सोचने की बात तो ये है कि इन सभी चीजों के बाद क्या लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसका आंसर है हाँ, जरूर करेंगे। अब जिनको नहीं पता बोटॉक्स टेक्निक क्या होती है उन्हें मैं बता देता हूँ कि बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि हमारे फेस के मसल्स को टेम्परेरी टाइम के लिए फ्रीज कर देता है, क्योंकि यह नर्वस सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है जो कि मसल्स को कांटेक्ट होने से रोकते हैं। इस मसल रिलैक्सेशन से
रिंकल्स और फाइन लाइन नेचुरली स्मूथ हो जाती है और आपको एक यूथफुल अपीयरेंस मिलता है। और यही नहीं, बोटॉक्स आपकी फेशियल एसिमेट्री को भी चेंज कर सकता है। इस वीडियो में देखिए, ये प्रोसीजर आपके रिंकल्स को कम नहीं करता बल्कि आपकी मसल्स के मूवमेंट को ही बंद कर देता है। मतलब कि जो चेहरे पर एक्सप्रेशंस आते हैं वो आएंगे ही नहीं। अब बात यहाँ पर यह है कि लोगों को उसकी नॉलेज ही नहीं होती और वो लोग इसको करवा लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी सडनली एक एज के बाद आप बूढ़े लगने लग जाते हो। हाथों पे रिंकल्स आएंगे पहले से भी ज्यादा, चेहरे पर रिंकल्स आएंगे पहले से भी ज्यादा, और कहाँ पर रिंकल्स आएंगे मैं बता नहीं सकता। अब टीन एज से पहले ही इस प्रोसीजर को करवाने से होता क्या है, उससे होता यह है कि मेल्स और फीमेल्स में पुबर्टी जल्दी आ जाती है। अब इस टाइम पीरियड में एक फीमेल बॉडी में काफी सारे क्रिटिकल और फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और लड़कियों की हाइट जल्दी बड़ी हो जाती है। अब फीमेल में पर्टिकुलरली देखा जाए तो वहाँ पर एक शेप आ जाती है उनके शरीर में, जिससे कि वो मैच्योर और ओल्डर दिखाई देते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि फीमेल्स में इस टाइम पर काफी ज्यादा मूड स्विंग भी दिखाई देते हैं। पहले उनको जर्मन शेफर्ड पसंद आ जाता है, लेकिन वो शादी किसी लैब्राडोग से कर लेते हैं। 2023 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 85% से भी ज्यादा बोटॉक्स ट्रीटमेंट वुमेन्स पर परफॉर्म किए जाते हैं और मात्र 15% प्रोसीजर मेन पे परफॉर्म होते हैं। जैसे कि जहाँ पर 6 वुमेन्स पर बोटॉक्स परफॉर्म होते हैं, वहीं पर मात्र 1 मैन पर बोटॉक्स परफॉर्म होता है। देखो यार, अट्रैक्टेड फील करना सभी चाहते हैं और सभी ये चाहते हैं कि उनका फर्स्ट इम्प्रेशन सबसे बेस्ट रहे, और उसके लिए आप सभी को अच्छा भी दिखना पड़ता है। और उसके लिए चाहे आपको इन सभी प्रोसीजर का यूज करना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बात यहाँ पर एकदम सिंपल है, ये एक टेम्पररी ब्यूटी है जो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली। और इसके बाद जो ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापा निकल कर आता है, उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। जब भी फास्ट फूड की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्या चीज आती है, जैसे कि आपको मालूम ही होगा, वो टेम्पटिंग बर्गर, क्रिस्पी फ्राइज और वो चीजी पिज्जा। अब बहुत हो गया यार, इतना सुन के तो मुझे भी बहुत मुंह में पानी आ गया। मुझे भी खाने का मन कर रहा है क्योंकि मैं फास्ट फूड बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक जेंजी हूँ। अब जेंजी को फास्ट फूड से कितना प्यार है ये तो हम सभी को पता है। अगर सोशल मीडिया में एक जेंजी कोई पोस्ट या फिर स्टोरी डालता है तो वो पिज्जा और बर्गर के बिना अधूरा लगता है। अब बात यहाँ पर है, ये फास्ट फूड एनर्जी तो देते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ना के बराबर। जैसे एक टाइम पास दोस्त जो कि दोस्तों के साथ रहता तो है, लेकिन अहम वक्त पर जब बुलाया जाए तो वो गायब हो जाता है। वैसे ही ये फास्ट फूड भी है जो कि न्यूट्रिएंट से आपको बहुत दूर रखते हैं। यह फूड्स आपको क्विक एनर्जी देते हैं, लेकिन जस्ट उसके बाद एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो जाता है। देखो दोस्तों, फास्ट फूड को ज्यादा कंज्यूम करने से एंजाइटी, डिप्रेशन और मूड स्विंग का रिस्क बढ़ जाता है। तभी आजकल हार्ट अटैक अराउंड 30 की उम्र के आसपास काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है जो लोग ज्यादा फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं वो लोग के लिए। और जो लोग ज़्यादातर फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं वो लोग ज़्यादा लेजीनेस फील करते हैं कि आज नहीं यार, मैं ये चीज़ आज नहीं कर पाऊंगा, वो चीज़ नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा, ऐसा लग रहा है मुझे, वैसा लग रहा है मुझे, नींद नहीं आ रही है मुझे, डिप्रेशन लग रहा है मुझे, एंजाइटी लग रहा है वगैरह वगैरह। जंक फूड हमारे बॉडी को ही नहीं, हमारे माइंड को भी उतना ज़्यादा इफेक्ट कर देता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो जब भी आपका मूड खराब लग रहा हो तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि ये कहीं आपके फास्ट फूड कंजप्शन का तो रीज़न नहीं है। अभी जो लोग घर के बाहर जाकर खाना खाते हैं उसका एवरेज यानी कि 5 टाइम्स पर मंथ, जो कि 7 to 8 टाइम्स हो जाएगा 2030 तक। सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो जो लोग 3 से 4 बार अभी बाहर खाना खाते हैं एक पर मंथ के अंदर, तो इसका परसेंटेज 7 to 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो घर का खाना पिछले जनरेशन के मुताबिक इस जनरेशन में काफी ज्यादा कम हो गया है। लेकिन एक बार यहाँ पर आपको माननी पड़ेगी कि दाल चावल इज वन ऑफ द बेस्ट। आपने नोटिस किया होगा शायद, जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो आपको डिप्रेशन और एंजाइटी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आप और लोगों को देख सकते हो और लोगों की लाइफ देख सकते हो, और वहीं से आती है आपके अंदर स्ट्रेस वाली फीलिंग। सब लोग इतना ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और इतनी जगह घूम रहे हैं, लेकिन आप अभी भी वहीं पर बैठे हुए हो। या फिर आपके दिमाग में ये आता है कि मैं अपनी लाइफ में आखिर क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग थाईलैंड घूम रहे हैं और मैं यहाँ पर घर में बैठ के मरवा रहा हूँ। ये सब सोच आपके दिमाग में आता ही होगा। अब इससे एक ही चीज होती है कि आपका कॉन्फिडेंस नीचे हो जाता है और आपका मोरल डाउन हो जाता है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर कोशिश करना तो दूर की बात, लेकिन आप थोड़ा सा भी ट्राई भी नहीं करते हो यहाँ पर। अब क्रोनिक सोच से आपकी एज जल्दी बढ़ा करती है, यानी कि क्रोनिक स्ट्रेस से आपकी एज जल्दी बढ़ा करती है, क्योंकि ये आपके हार्मोनल बैलेंस को इफेक्ट कर देता है और हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम पर लोड डाला करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बियर्ड का ना आना
या फिर लड़कियों में पीरियड्स की प्रॉब्लम, या फिर अपनी एज से ज़्यादा एज का लगना। अगर आपके पास आपकी पूरी लाइफ में कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो ये स्ट्रेस का लेवल आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़ जाता है। और कई लोग सफ़र कर रहे होते हैं, वो लोग स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते, और कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं, ताकि वो अपने स्ट्रेस भरी जीवन को अवॉइड कर सके। अब देखो, यहाँ पर स्ट्रेस को रिलीव करने का एक और तरीका होता है, जैसे कि आप कहीं घूमने भी जा सकते हो। ये एक बेस्ट तरीका होता है अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने का, सो प्लीज़ ट्राई इट। अब इसमें आप अकेले भी घूमने जा सकते हो और अपने अच्छे किसी दोस्त के साथ भी घूमने जा सकते हो, आपकी मर्जी होगी वो। अब यहाँ पर जो पुबर्टी की एज थी वो 13 से 14 से घटकर अब 9 to 8 हो चुकी है, क्योंकि आजकल के बच्चे छोटी एज में ही अल्कोहल कंज्यूम करना, सिगरेट पीना या फिर डेटिंग कर रहे हैं। और इन सभी चीज़ों की स्टार्टिंग स्कूल, कॉलेज या फिर उनके बचपन से हो जाती है, क्योंकि हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहाँ पर ये चीज़ लोगों को कूल लगती है, सो कॉल्ड कूल लगती है, जो कि बेकार सोच है। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल सोचते हैं, यार ये सिगरेट पीता है, कितना स्टाइलिश लगता है ना, यार वो लड़की ये पहनती है, कितनी सेक्सी लगती है ना। ऐसा सोच हमारे दिमाग को खोखला कर रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या जेंजी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लास्ट जनरेशन से ज़्यादा होगी या फिर नहीं? तो इसका आंसर हाँ हो सकता है, क्योंकि जो लोग मेंटली या फिर फिजिकली फिट है वो लोग में भी सबसे लंबी लाइफ जी सकते हैं, और में भी पहले के रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर। और मे भी जिनके पास पैसा है उनको साइंस का फायदा मिल सकता है, जिससे कि वो और भी ज़्यादा लंबी लाइफ जी सकते हैं। अब बाकी के बचे आते हैं 70% वाले लोग, जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पिछले जनरेशन से काफ़ी छोटी है। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में जिएगा वही जिसके पास वेल्थ और अच्छी हेल्थ होगी।